हम क्लास 11th की हिंदी बुक अंतरा भाग फर्स्ट का चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है खानाबदोश, उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शीर्षक होता है उसका अर्थ अपन को आना चाहिए। खानाबदोश का अर्थ होता है कि जिन व्यक्तियों के पास कोई ठिकाना नहीं होता, उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वहाँ पे अनेक कष्टों का उनको सामना करना पड़ता है और वो अपने कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उनको खानाबदोश कहते हैं। ये पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। इसमें सुखिया और मानव दो पति पत्नी है। सुखिया पति है और मानव उसकी पत्नी है। वो दलित परिवार से हैं, तो उनको गांव में छुआछूत, जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ता है। तो वो दोनों सोचते हैं कि अपन दूसरी जगह चले जाएं, शहर में चले जाएं, तो हो सकता है वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं हो। लेकिन जब वो शहर में आते हैं, ईंट भट्टे पे काम करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको छुआछूत, जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ता है। इसी से संबंधित ये पाठ है जिसके प्रश्नोत्तर अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? तो इसमें क्या है, मानो और सुखिया ईंट भट्टे पे काम करते हैं और उनका मालिक होता है सुबेश सिंह। तो एक दिन सुबेश सिंह है वो मानो को अपने मकान पे बुलाता है, क्योंकि वो उस पर गलत दृष्टि डालता है। तो वो जाने के लिए मना करती है। तो जसदेव नाम का एक आदमी है, वो भी उनके साथ काम करता है। वो कहता है चलो भाई, मैं है वो सुबेश सिंह के पास जाता हूँ, कोई काम है तो कर दूंगा। तो जसदेव को जैसे ही सुबेश सिंह देखता है उस पर बिफर पड़ता है और उनकी पिटाई कर देता है। उसके बाद सारे मजदूरों में भी यह दहशत फैल जाती है कि पता नहीं ये सुबेश सिंह कब आकर के यहाँ मजदूरों की पिटाई कर दे। जसदेव की पिटाई के बाद सभी मजदूर डर गए थे। उन्हें डर था कि सुबेश सिंह कभी भी लौट कर आ सकता है। उनका सारा दिन भय और दहशत में बीता था। अगला क्वेश्चन, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी? यानी मानो गांव से अपने पति सुखिया के साथ आई थी, वहां का वातावरण अलग था और यहाँ ईंट के भट्टे पे वो रह रही थी। तो छोटे दड़बे नुमा उनके घर थे, चारों तरफ अंधकार था, शाम के समय पर वहाँ साई साई की आवाज आती थी। तो ये उस वातावरण में अभी तक फिट नहीं बैठ पाई थी, यानी गाँव का वातावरण उसको बार बार याद आ रहा था। मानो एक किसान परिवार से थी। वह पहले अपने मालिक स्वयं थे, अपने लिए कमाते थे, किसी के पास मजदूरी नहीं करते थे। बदहवाली के कारण उसे गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा था। अपने पति सुखिया के कारण उसे भट्टे में काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहां का वातावरण काट खाने को आ रहा हो ऐसा लगता था। वह इस माहौल में घबराने लगती थी। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। अगला क्वेश्चन, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबेश सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? यानी ईंट भट्टे का मालिक जो सुबेश सिंह था, उसने एक दिन सुखिया की पत्नी मानो को अपने कमरे पे बुलाया था, क्योंकि वो उसको गलत नजर से देखता था। तो जब सुखिया और मानो इस बात को सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो जसदेव ये भाप लेता है कि भाई ये नहीं जाना चाहती वहाँ, तो मैं चला जाता हूँ। और वो असगर ठेकेदार के साथ साथ सुबेश सिंह के घर पे जाता है। तो जैसे ही सुबेश सिंह जसदेव को देखता है उसको बहुत गुस्सा आता है और लात घुसों से उसको मारता है। सुबेश सिंह की मानो पर बुरी नजर थी, अतः उसने असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने ये बात मानो तथा सुखिया को कही तो सुखिया क्रोधित हो उठा। स्थिति भांप कर जसदेव ने फैसला किया कि वह मानो के स्थान पर सुबेश सिंह के पास जाएगा। जब सुबेश सिंह ने देखा कि मानो नहीं आई है और उसके स्थान पर जसदेव आया है तो वह बिफर पड़ा। मानो को सारा गुस्सा उसने जसदेव पर निकाल दिया। उसने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। यानी सुबेश सिंह वो सुखिया के साथ गलत कार्य करना चाहता था और जब सुखिया नहीं आई और जसदेव आया तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने तो मानो को बुलाया था और मानो नहीं आई, ये जसदेव क्यों आया है।
तो मानव का जो गुस्सा था वो सारा जसदेव पे निकाला और उसको बहुत पूरी तरह से मारा। अगला क्वेश्चन, जसदेव ने मानव के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? जब जसदेव को सुबेसी ने पीटा था तो इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसको मानव और सुखिया अपने दड़बे में लेके आए थे और मानव खाना बना करके उसके पास ले गई थी कि भी आपको आज सुबेसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, मेरी वजह से आप पे मार पड़ी है, तो आप खाना खा लो। लेकिन जसदेव खाना नहीं खाता क्योंकि वो अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ काम करने के लिए आया था और जात से ब्राह्मण था और मानव है वो दलित परिवार से थी, तो उसके मन में ये थोड़ी सी चीज थी कि भी ये दलित परिवार की है तो मैं इसके हाथ का खाना कैसे खाऊं। जसदेव ने मानव का खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मानव दलित समाज से आती थी, वहीं जसदेव उच्च जाति यानी ब्राह्मण था। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि उसे बचाने के प्रयास में उसने मार खाई है। यानी जसदेव को थोड़ी बहुत बात ये भी लग रही थी कि मैं मानव को बचाने के चक्कर में सुबेर सिंह के पास गया और इसी कारण मुझे मार पड़ी। तो वो भी मन में उसके थोड़ा गुस्सा था और एक जाति का बड़पन भी था कि मैं तो उच्च जाति का हूँ और ये निम्न जाति का है, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। अगला क्वेश्चन, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव की ईंटें गिराकर रौंदा है? मानो है वो एक घर बनाने का सपना देख रही थी और घर बनाने के लिए वो रात दिन मेहनत करती कि मैं मेहनत करके खूब पैसे कमाऊंगी और मैं भी एक मेरा ईंटों का घर बनाऊंगी। लेकिन जब सुबेसी ने मानो को अपने कमरे पे बुलाया और मानो वहाँ नहीं जाती है तो सुबेसी बहुत क्रोधित होता है और मानो के द्वारा जो ईंटें थापी गई थी उन सबको वो गिरा देता है, क्योंकि ना तो कोई आंधी आई, ना कोई तूफान आया, ना कोई बारिश हुई। तो ऐसा अगर कारण होता तो ईंटें गिरती, लेकिन ऐसा कोई कारण था ही नहीं क्योंकि सुबेसी ने उनको जानबूझ करके गिराया और रौंदा था। मानो ने बड़े ही यत्न से ईंटें थापी थी और सुबह जब वहां जाकर देखती है तो खूब रोती है। सभी मजदूरों ने देखा कि ईंटें जमीन पर गिरी हुई है और देखकर प्रतीत हो रहा था कि इन्हें जानबूझकर रौंदा गया है, क्योंकि रात भर में ना तो आंधी तूफान आया और ना कोई जंगली जानवर। फिर कैसे सभी ईंटें टूटी फूटी अवस्था में हुई? सभी जानते थे कि ये सुखिया और मानव से बदला लेने के लिए सुबेसी द्वारा करवाया हुआ काम है, इसलिए सबको लग रहा था। अगला क्वेश्चन, मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को धराशायी कर दिया है? यानी जब मानव के मन में एक सपना था कि भी मुझे भी एक पक्की ईंटों के घर में रहना है, मैं खूब मेहनत करूंगी तो घर बना लूंगी, लेकिन जिस दिन मानव के द्वारा थापी गई सारी ईंटों को गिरा दिया गया तो उसको ये लगा कि मेरी ईंटें नहीं, शायद मेरा बना हुआ मकान है वही आज टूट गया है। सुखिया और मानव जब से उस भट्टे पर काम करने आए थे तब से वहाँ की पक्की लाल ईंटों को देखकर मानव सपना देखने लगी थी कि एक दिन उसका भी पक्का मकान होगा। इस बीच सुबेसी की बुरी नजर मानव पर पड़ जाती है। तब से सुखिया और मानव की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। मानव सुबेसी की चाल में नहीं आती है, जिसके कारण सुबेसी आए दिन उन दोनों पति पत्नी को परेशान करने लगता है। एक दिन मानव की थापी गई ईंटों को कोई रात भर में तोड़कर रौंद जाता है। सुबह जब मानव देखती है तब उसका हृदय चीत्कार कर उठता है और तब उसे लगता है कि किसी ने उसके पक्के ईंटों के मकान को धराशायी कर दिया है। धराशायी करने का अर्थ होता है तोड़ना, नष्ट करना। अगला क्वेश्चन, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। जब मानव और सुखिया द्वारा थापी गई ईंटों को सूबेदार के द्वारा तोड़ दी जाती है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ना हम हमारा अपना मकान बनाने का सपना पूरा कर सकते, तो चलो अपने यहाँ से चलते हैं। तो इस कहानी की मूल से उनको दुख है, दर्द है, वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। खानाबदोश कहानी का कथानक मजदूर वर्ग की व्यथा व्यवस्था से संबंधित है। इसमें सुबेसी एवं उसका ठेकेदार अस्कर ऐसे ताकतवर और संपन्न लोगों के प्रतीक हैं जो शोषित दलितों को सताते हैं। वे ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीने के इच्छुक सुखिया और मानव की
खानाबदोश जीवन जीने को विवश करते हैं। महेश को बुरी लत लगाकर कृष्ण का यौन शोषण करते हैं, उसे व्यभिचारिणी बना देते हैं। जसदेव मानव को अन्याय से बचाने के लिए आगे आता है तो सुबेसी उसकी जमकर पिटाई करता है। सुबेसी के कठोर व्यवहार से सभी श्रमिक डरे सहमे रहते हैं। उसके इशारे पर असगर मानव द्वारा पाते गई ईंटें तोड़ देता है और उसकी मजदूरी भी नहीं देता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना दलित शोषित श्रमिक वर्ग के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार तथा शोषण दमन का यथार्थ चित्रण कर उनके प्रति मानवीय संवेदना जगाना है। साथ ही मजदूरों को संगठित होकर शोषण का विरोध करने और खानाबदोश जीवन न अपनाने की प्रेरणा देना है। इस कहानी में मूल संवेदना दलित वर्ग की, शोषित वर्ग की बताई गई कि उनके साथ कैसा अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, उनके प्रति कोई भी मानवीय संवेदना नहीं रखता। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये कहना चाहते हैं कि अगर सारे मजदूर संगठित होकर के शोषण का विरोध करें तो शायद हो सकता है उनको खानाबदोश जीवन नहीं जीना पड़े, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी जो खानाबदोश कहानी है उसके आधार पे समाज में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं और कहानीकार का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये अपन पढ़ेंगे। खानाबदोश कहानी में कहानीकार ने समाज में व्याप्त कई समस्याओं को दिखाया है, जैसे किसानों का जीविका चलाने के लिए गांव से पलायन, मजदूरों का शोषण तथा नरकीय जीवन, जात पात की समस्या, स्त्रियों का शोषण। उक्त समस्याओं को कहानी में चित्रित किया गया है। कहानीकार की मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और शोषितों के प्रति पूरी हमदर्दी है। उसे उनकी स्थिति से दुख होता है, वह चाहता है कि उनकी समस्याएं दूर हो। उसने मानव, सुखिया जैसे आदि पात्रों के व्यवहार द्वारा संकेत दिया है कि नारी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। गरीबों के भीतर भी स्वाभिमान होता है। गरीब असमर्थ लोग अपनी इज्जत बचाने और अत्याचारों से बचने के लिए पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे समर्थ पूंजीपतियों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेखक ने शोषितों और शोषकों के व्यवहार का समस्यात्मक चित्रण कर सभी मजदूरों को आपसी भेदभाव मिटाकर संगठित होने की व्यंजना की है। अगला क्वेश्चन, सुखिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? सुखिया और उसके पत्नी मानव जो दलित परिवार से थे, तो उनको गांव में भी छुआछूत और दलित परिवार के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई शायद गांव को छोड़कर अपन शहर में चले जाएं तो वहाँ पे ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब वो शहर में ईंट भट्टे पे आते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको छुआछूत का सामना करना पड़ता है और वो समस्या जस की तस बनी रहती है। सुखिया और मानव पति पत्नी थे। गांव में छोटी जाति का होने के कारण उन्हें अपमान झेलना पड़ता था। गांव के लोग उनसे छुआछूत व भेदभाव रखते थे, जिसके कारण नर किसी जिंदगी जीने को मजबूर थे। इसलिए उस नर को छोड़कर पैसे की गरज से वे शहर आए कि यहाँ के लोग ऐसी बातों को नहीं मानते होंगे। लेकिन शहर में भी भट्टे पर काम करते सुखिया को जाति के कारण बार बार लज्जित किया जाता था। जसदेव घायल अवस्था में भी उसकी पत्नी के हाथ की रोटी नहीं खाता है। छुआछूत का दंश उन्हें यहाँ पर झेलना पड़ता है। मूलतः समस्या छोटी बड़ी जाति के भेदभाव को लेकर थी। तो सुखिया और मानव को जिन समस्याओं का सामना गांव में करना पड़ रहा था, वो सारी की सारी समस्याएं यहाँ पर भी उनको झेलनी पड़ी। अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखिया और मानव को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? अगर उस समय स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो सुखिया और मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना पेट भरने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि स्किल इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नव युवाओं को
उनके अनेक तरह के कौशल सिखाए जाते हैं, उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको कार्य करने का मौका दिया जाता है। ये आजकल गांव और शहरों में चल रहा है, लेकिन गांव इसका मुख्य है। गांव में ये मुख्य तौर से सिखाया जाता है, जिसमें जो कार्य करने की क्षमता हो उसके हिसाब से अपना कार्य करे। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है। स्किल इंडिया प्रोग्राम गांव गांव शहर शहर चलाया जाने वाला यह प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकारी योजना के तहत छोटे छोटे उद्योगों को प्रशिक्षण तथा अनुदान के आधार पर विकसित किया जाता है। इन योजनाओं का मुख्य केंद्र गांव ही है। अगर यह कार्यक्रम सुखिया और मानव के समय पर होता तो उन्हें खानाबदोश का जीवन यापन नहीं करना पड़ता। सुखिया और मानव स्वयं की बनाई पक्की ईंटों से अपना घर तैयार करते और स्वावलंबी जीवन जीते। यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम में व्यक्ति है वो स्वावलंबी बन जाता है। उनको गवर्नमेंट सहायता देती है, लोन भी देती है और वो अपना कार्य खुद कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये प्रोग्राम नहीं चलता था, इसीलिए सुखिया और मानव है उनको खानाबदोश होना पड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी नीचे कुछ पंक्तियां दी गई, उनका अर्थ बताना है। आशय का अर्थ होता है अर्थ। अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। मानो अपने पति सुखिया के साथ वहाँ भट्टे पे काम करने आती है, तो वो गांव से आई थी यहाँ के और उस माहौल में वो अभी तक फिट नहीं हुई थी, सेट नहीं हुई थी। तो वो अपने पति से कहते हैं कि भाई अपने देश की सूखी रोटी है वो परदेश के पकवानों से कहीं बहुत ही अच्छी है। मनुष्य जहाँ पैदा हुआ होता है वही उसका देश है। वहाँ पर यदि उसे पकवान के स्थान पर साधारण खाना भी मिले तो वह अच्छा होता है। इसका अर्थ ये है कि जहाँ मनुष्य बचपन से रहता आया है वहाँ पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं चलना पड़ता। वहाँ पर वह मान सम्मान से जीता है। दूसरे स्थान पर उसे दूसरे मनुष्य की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है। ऐसे भी उसका मान सम्मान जाता रहता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। यानी जब सुखिया को उसकी पत्नी मानो कहते हैं कि भी अपन भी ईंटों का एक घर बनाएंगे, तो सुखिया अपने पत्नी से कहते हैं कि मकान बनाने में बहुत सारे रुपए लगते हैं, गांठ में नहीं पैसा, चले हाथी खरीदने। ये एक मुहावरा है कि अपने पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हाथी बहुत बड़ा होता है जिसको खरीदने के लिए तो खूब सारे पैसे चाहिए, तो ये कार्य अपने नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास तो पैसे है ही नहीं, अपना घर कहाँ से बनाएंगे। सुखिया मानव को कहता है कि घर बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे नोटों की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग पक्के घर का सपना देख सकते हैं, उसे पूरा करने की ताकत हमारे पास नहीं है। उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। इसमें सुखिया की पत्नी जो मानो होती है वो पक्की ईंटों का घर बनाना चाहती है। वो सपना देखती है कि मैं मेरा घर बना करके आराम से मेरी गृहस्थी चलाऊं, वहाँ पे मैं मेरे परिवार के साथ रहूं। मानो तथा सुखिया मजदूर थे, वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहते थे। मानो के मन में अपना घर बनाने का सपना जन्म लेने लगा था। वह अपने लिए एक पक्का घर चाहती थी। अपने घर में ही वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहती थी तथा अपने बच्चों के लिए छत चाहती थी। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो सुबह से है वो सुखिया और मानो के सपनों पे पानी फेर देता है, क्योंकि जब सुखिया को अपने कमरे पे बुलाता है और मानो नहीं आती तो उस दिन के बाद सुबह से इनका कारोबार छीन लेता है। ईंट बनाने का जो सांचा होता है उसको ले लेता है और अन्य कार्य जो रिस्की होता है वो कार्य इनको सौंपता है। योग्यता विस्तार, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर ईंटों के भट्टे को देखें तथा ईंटें बनाने एवं उन्हें पकाने की प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अगर कई बच्चे जहां उनके आसपास कोई ईंट बनाने का भट्टा है तो आप कहीं भी जाइए और उनको पूछिए कि भी ईंटें किस तरह से बनाई जाती हैं। आजकल हो सकता है आपको देखने को नहीं मिले, टीवी में ऐसा देखने को मिलता है कि ईंट भट्टे पे कैसा काम होता है। ईंटें बनाने के लिए पहले मिट्टी में पानी मिलाकर गारा बनाया जाता है। उसे गाढ़ा करके सांचे में डालकर ईंटें थापी जाती है।
फिर उन्हें कई दिन सूखने दिया जाता है। भट्टा तैयार करके सूखी ईंटों को उसमें जमाया जाता है। भट्टे में कोयला, लकड़ी, बुरादा भरकर आग लगा दी जाती है। ईंटें आग में धीरे धीरे पकती है। जब ईंटें पक जाती है तो भट्टा खोल दिया जाता है और ईंटें निकाली जाती है। यानी लाल मिट्टी होती है, उसमें पानी डालकर गारा यानी उसको पतला बनाया जाता है और फिर ईंट बनाने का सांचा होता है, उसमें वो मिट्टी डाली जाती है और फिर उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब वो ईंटें सूख जाती है तो उनको झरोके नुमा लाइन में सजा दिया जाता है और फिर एक भट्टा बना हुआ होता है, उसमें ईंटें रख करके उसमें कोयला, लकड़ी, बुरादा भर के आग लगा दी जाती है और 5-10 दिन में वो पक के तैयार हो जाती है। तो उनका कलर भी एकदम चेंज हो जाता है, लाल कलर की हो जाती है और उस भट्टे को खोल करके फिर उसमें से ईंटें निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, भट्टा मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। यानी भट्टे पे काम करने वाले जो मजदूर है उनके समाज में क्या स्थिति है और वो आर्थिक रूप से कैसे यानी संपन्न है या नहीं है, इसके बारे में रिपोर्ट बनानी है। भट्टा मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत ही खराब है। इन मजदूरों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता है। आर्थिक दृष्टि से भी इनकी दशा शोचनीय है। भरपेट भोजन नहीं मिलता है, रहने को घर नहीं है, झोपड़पट्टी में बिना किसी सुविधा के जीवन यापन करते हैं। अधिकतर मालिक इनकी हालत देखकर इनका शोषण करते हैं। इनकी स्त्रियां काफी मुश्किलों में वहां रहकर कार्य करती हैं। अधिकतर यौन शोषण का भय हमेशा बना रहता है। कभी कभी तो जान जोखिम में डालकर इन मजदूरों को काम करना पड़ता है। ईंट डालते व निकालते समय भट्टे की राख से जल जाने का भय रहता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के कारण जातीय द्वेष बना रहता है। बड़ा छोटा व ऊंच नीच की भावना से ग्रसित रहते हैं। अधिकतर मजदूर खानाबदोश जिंदगी जीते हैं। जहां काम मिलता है वहीं चले जाते हैं। इनका स्थायी पड़ाव या यूं कहें खुद का घर बहुत कम ही बन पाता है। तो ये भट्टा मजदूरों की स्थिति होती है कि आज यहाँ पे काम है, यहाँ से मालिक ने निकाले तो दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ उनको छोटे छोटे दड़बेनुमा झोंपड़ियों में रहना पड़ता है और पुरुषों के साथ जो स्त्रियाँ रहती है उनका वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो उनका यौन शोषण करना चाहते हैं। इसमें जैसे कृष्ण का यौन शोषण सुबेश सिंह करता है और मानो उसका विरोध करती है तो उनको तरह तरह के वो कष्टों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह से उनको पीड़ित किया जाता है। तो भट्टा मजदूरों की ये स्थिति है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा पर निबंध लिखिए। जाति प्रथा के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है कि जाति प्रथा अच्छी है बुरी है। वैसे जाति प्रथा वो बुरी अच्छी नहीं होती। पहले तो समाज में जाति प्रथा बहुत खराब थी, लेकिन आजकल समाज शिक्षित हो गया, नई पीढ़ी शिक्षित हो गया है, तो धीरे धीरे ये छुआछूत का भेदभाव है वो कम होने लगा है। प्राचीन काल से भारतीय समाज में जाति प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा ने लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव डाला है। समाज में आर्थिक मजबूती और क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम के आधार पर जाति विभाजन की प्रथा शुरू हुई थी। प्रारंभ में सभी जातियों के मध्य समन्वय की भावना थी। एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ खान पान का व्यवहार करते थे, परंतु धीरे धीरे इसमें संकीर्णता का प्रवेश शुरू हो गया। यद्यपि जाति प्रथा एक बुराई ही है, जाति प्रथा में बेटा पिता के व्यवसाय को अपनाता है। इस व्यवस्था में पैसे के परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। ये खुशी की बात है। इस व्यवस्था की जड़ें अब ढीली होती जा रही है। वर्षों से शोषित अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिए सरकार उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। संविधान द्वारा इन्हें विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। आज की पीढ़ी का प्रमुख कर्तव्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना है। यानी शुरू में ये जाति प्रथा ऐसे नहीं थी, धीरे धीरे इनमें विकार पैदा हुआ। और एक बात थी कि जो कार्य पिता करता था वही उसके बेटे को करना पड़ता था। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो कार्य पिता करे वही बेटा कर ले, लेकिन मजबूरी उनको करना पड़ता था। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। आजकल जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए सरकार ने नियम भी बनाए हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही है और उनके साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उनको सजा का प्रावधान भी है। तो आज की पीढ़ी का ये प्रमुख कर्तव्य है कि वो जाति व्यवस्था को समाप्त करे और आगे बढ़े। धन्यवाद।